इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रेजोनेंस। रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के लेक्चर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा कि रेजोनेंस क्या होता है, हमने सीखा कि रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्यों एराइज होता है, हमने रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज़ को सीखा, हम मॉलिक्यूल के देख के ये कमेंट करना सीखा हमने कि क्या ये मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। हमने उसके जो सेट ऑफ रूल्स थे वो सीखे। हमने ये सीखा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाया जाता है, और मोर इम्पोर्टेंटली हमने सीखा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। किसकी कंपैरिजन? स्टेबिलिटी की कंपैरिजन, कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, इसकी कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो जो सब टॉपिक विद इन रेजोनेंस था उसको मैंने मोटे मोटे तौर पे अभी कवर किया। अभी बोला मैंने कि हमने क्या क्या सीखा है। इस वाले लेक्चर में जो हमारा टारगेट है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए रेजोनेंस को लेके। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस नोट पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जेईई नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही इस नोट पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है यार, जो पहला नोट पॉइंट है वो क्या कहता है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहने का मतलब है कि अगर दो लोग अगर अगर दो लोग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड में सेम कंट्रीब्यूशन करेंगे। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब होता है कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ना यार एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है? अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका हाइब्रिड कैसा बन जाएगा? इसका हाइब्रिड कुछ इस तरीके का होएगा। इसका हाइब्रिड कैसा होएगा? इसका जो हाइब्रिड होएगा वो कुछ इस तरीके का होएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कौन? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बेसिक रूप से जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब ये माइनस चार्ज का क्या होगा? तो -1/2 यहाँ आ जाएगा और -1/2 यहाँ आ जाएगा। तो बोल क्या रहा है कि ये जो हाइब्रिड है ना, इसमें इन दोनों का कंट्रीब्यूशन, अगर ये इक्विवेलेंट है तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो इस वाले में सेम होगा। मतलब इसको बनाने में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होगा, एज सिंपल एज दैट। मतलब क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर जैसे अगर मैं इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करूं कि ये अगर ज़्यादा स्टेबल होता, ये अगर मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा स्टेबल है इससे, तो इन दैट केस हम बोलते हैं कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन इस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर ज़्यादा होगा देन योर। जो हम पॉइंट नोट 2 में देखेंगे। नोट 1 में हम क्या देख रहे हैं? जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, अगर ये दोनों आइडेंटिकल रेजोनेंस मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल है, तो उस केस में जो कंट्रीब्यूशन होगा ओवरऑल हाइब्रिड के अंदर इन दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होगा। अगर ज़्यादा होता कोई स्टेबल तो उसका ज़्यादा होता, कम वाले का कम होगा कंट्रीब्यूशन, राइट? तो बेसिक रूप से मैंने जब शुरू किया था ना लेक्चर रेजोनेंस के बारे में, मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो बोला था कि ए मॉलिक्यूल की ना हैबिट को, मॉलिक्यूल के नेचर को, मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को, प्रॉपर्टीज़ को दिखाने के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज़्यादा स्टेबल है, वो बेसिक रूप से मोस्ट ऑफ द टाइम मॉलिक्यूल उस स्ट्रक्चर में रहना पसंद करेगा, राइट? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मॉलिक्यूल उस स्ट्रक्चर में करना पसंद करेगा। ये भी सही बात है, राइट? अगर कोई बंदा जो ज़्यादा स्टेबल है और मॉलिक्यूल मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें रहना प्रेफ़र करता है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल की वो डिफाइन कर रहा है, वो स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? इन दैट केस हम बोलेंगे ना यार कि जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है रेजोनेंस की, तो वो यही वाला मॉलिक्यूल, इन दिस केस लेट अस टेक एग्जांपल, यही वाला मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल गिवन मॉलिक्यूल है, उसका एक पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारा प्रॉपर्टीज शो कर दे रहा है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन शो कर दे रहा है, बहुत सारा बिहेवियर शो कर दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि तुम ज़्यादा मोर और लेस बराबर हो किसके? मॉलिक्यूल के एक्चुअल बिहेवियर के। हम बोल सकते हैं ना कि अगर मान लो कि अगर कोई मॉलिक्यूल है 100 टाइप का प्रॉपर्टीज दिखाता है, क्या करता है? 100 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज दिखाता है, और हम बोलते हैं कि ये वाला, लेट अस सपोज, ये ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, मान लेते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है, राइट? तो इन दैट केस हम बोलते हैं कि 90 जो प्रॉपर्टीज है ना वो ये बंदा शो कर दे रहा है, तो हम बोलेंगे ना कि तुम दोनों आपस में सेम सेम बिहेवियर रखते हो और 5 ही प्रॉपर्टीज ये शो कर रहा है। इन दिस केस अगर ये 90 ये कर दे रहा है और बाकी कितना बचा 10, तो ये जो बेसिक रूप से बंदा है ये 10 प्रॉपर्टीज शो कर रहा है ओनली। तो हम बोल देंगे ना कि तुम जो हो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो एक्चुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर में, राइट?
तो वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुआ ना, अगर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, बराबर-बराबर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी बराबर होगा। मतलब क्या कि इस ये भी 50-50 को शो करेगा और ये भी क्या करेगा 50 को शो कर रहा होगा, 50 प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों बराबर है, तो इसका कंट्री जो होगा ओवरऑल मॉलिक्यूल के शेप में और ओवरऑल मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ में वो सेम-सेम होगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा स्टेबल है, कोई ज़्यादा स्टेबल है, 90% ऑफ जो रिएक्शंस है, प्रॉपर्टीज़ है, बिहेवियर है, वो ये शो कर रहा है, कोई ज़्यादा स्टेबल वाला बंदा शो कर रहा है, तो ओवरऑल इसका डोमिनेंस हो जाएगा इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इसके बिहेवियर के ऊपर। और हम कई बार क्या बोल देंगे कि मॉलिक्यूल जो है ना, वो क्या है, वो मोर और लेस सेम है, मोर स्टेबल की तरह, राइट? तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, जो कि नोट नंबर पॉइंट नंबर 2 होगा, मोर स्टेबल कंट्रीब्यूट्स मोर, लेस स्टेबल कंट्रीब्यूट्स लेस। और इक्विवेलेंट अगर स्टेबिलिटी है, तो वो जो होएगा उसकी स्टेबिलिटी जो है वो यार, वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। मैं इसको क्विकली क्लीन कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे ना, ये जो नोट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि हमें पूछ लिया जाता है कि ये एक्स है और ये वाई है, राइट? ये एक्स दे दिया, ये बॉन्ड जो है उसको एक्स और वाई बोल रहा है। इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कौन बड़ा है, कौन छोटा है। इन जनरल जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है डबल बॉन्ड से। फिर से, इन जनरल जो सिंगल बॉन्ड होता है क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है किससे, डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड छोटा होता है। आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी बता ही दो, तो ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लिख लेंगे अपन। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा हो जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा है, बॉन्ड लेंथ पूछा गया है, एक्स बड़ा है, वाई बड़ा है। तो इस थ्योरी के हिसाब से ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी क्या कहता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक्स जो है ना, वो बड़ा हो जाएगा किससे, वाई से। लेकिन ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा आंसर यार? ये थ्योरी तो ये सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या सजेस्ट करता है कि क्योंकि ये जो बंदा है ना यहाँ पे, ये जो बंदा है वो इसके साथ रेजोनेंस में है। अब हमें कैसे मालूम? तो देखो यार, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो, बीच में एक गैप है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों आपस में रेजोनेंस में आ जाते हैं। ये रूल्स हमने कब सीखा था? डे 2 में, लेक्चर 2 के अंदर जब हम रेजोनेंस शुरू किए थे, तो वहाँ पे हमने ये रूल बताई थी कि किस तरीके से हम पहचानते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे रेजोनेंस है, और अगर रेजोनेंस है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आना चाहेगा। ये कैसे मेरे को मालूम कि ये इधर ही आएगा? अगेन ये सब रूल हमने क्या शुरू के लेक्चर्स में देखे थे। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपने वो लेक्चर्स देखा है, या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रेजोनेंस का। तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे देगा, राइट? अब हम देखेंगे कि x ये था और y ये था। अब यहाँ पे x पे डबल बॉन्ड आ गया, y पे सिंगल बॉन्ड आ गया। पहले उल्टा था, y पे डबल बॉन्ड था, x पे सिंगल बॉन्ड था। तो ऐसे केसेस में ना, जहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो, अब जो हम बॉन्ड लेंथ निकालते हैं वो ऐसे नहीं देखते डायरेक्टली कि हम गए और देख लिए यार अच्छा ये सिंगल बॉन्ड है क्या, ये डबल बॉन्ड है, ऐसे नहीं देखते। हम क्या करते हैं, सारे मॉलिक्यूल जो सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, हाँ, उससे हम निकालेंगे, उसके बेसिस पे निकालेंगे। तो हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे कितना आया है, एक्स के पोजीशन पे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे 2 आया है, उसको ऊपर लिख लो। और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना आया है, तुम सिग्मा जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है, राइट? तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे 2 सिग्मा आए हैं, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर यहाँ पे क्या लिखा है हमने कि टोटल बॉन्ड कितना है, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, टोटल बॉन्ड कितना है। और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, सिग्मा। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, सिग्मा कितना है। तो टोटल बॉन्ड डिवाइडेड बाई सिग्मा हमें क्या दे देगा, उसका एक्चुअल क्या दे देगा, एक्चुअल वैल्यू दे देगा, सिंगल है या डबल है, राइट? तो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता चाह रहा हूँ कि सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। तो हम बोलेंगे ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, राइट? तो हम बोलेंगे ठीक है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया ना 1.5 आ गया। अरे यार ये क्या हुआ, ये तो ना 1 आया ना 2 आया। तो ये मोर और लेस जो एक्स है ना 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, ये 1 और 2 के बीच में, ना ही ये सिंगल बॉन्ड है और ना ही ये डबल बॉन्ड है। कहने का ये मतलब हो गया कि ये 1.5 है, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा और फिर 1.5 वाला जो होगा वो आएगा और फिर डबल बॉन्ड आएगा। जो भी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे आएगा 1.5 वाले का जो भी बॉन्ड लेंथ होगा वो यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 2 एंड सो ऑन, इसका वैल्यू हो जाता है 3, राइट? तो 1.5 वाला जो है 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, मतलब x का वैल्यू जो है, जो बॉन्ड ऑर्डर है x का, वो कितना आ गया है 1.5। सिमिलरली y का क्या करेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। ऊपर में टोटल बॉन्ड कितने हैं, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया तुम्हारा 3 डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 1.5 आ गया। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो है ना x और y 1.5 वैल्यू रखते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। इसका मतलब है कि बॉन्ड लेंथ जो है, अगर अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, मतलब अगर
ये बोलूँ मैं कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब क्या है? सिंगल-सिंगल बॉन्ड है दोनों के पास। बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी चीज़ का 2 है, इसका मतलब डबल-डबल बॉन्ड है। सिमिलर सिमिलरली अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इसका मतलब है कि दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है, वो क्या होगा? बराबर होगा। तो हम बोल देंगे इन दोनों में रिलेशनशिप जो है बराबर-बराबर का है। अब एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा हिंट दूँगा ज़रूर, लेकिन मैं इसको आपके लिए छोड़ूँगा। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स, वाई और ज़ेड के बीच हमें रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये हमें दिख रहा है कि रेजोनेंस में है। कैसे? यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, बीच में एक गैप, डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। तो कहीं न कहीं हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो अगर आप लास्ट के लेक्चर्स को देखते आ रहे हो या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रेजोनेंस का, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे रेजोनेंस है। और अगर रेजोनेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, जैसे जो फ़ॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया उससे, और बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। और हमें क्या करना है, ये पूरी प्रोसेस को करना है सीख के। अगर लेक्चर्स आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना नहीं आता, तो डे 1 से देखना शुरू करो इस प्लेलिस्ट को। एंड आई एम 100% श्योर कि ये चीज़, ये बॉन्ड, मतलब जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आप सीख जाओगे और इसका आप खुद ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के और फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के और इस तीनों में कंपैरिजन करके हमें बताओगे। अगेन मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चंस जेईई डायरेक्टली पूछ लेता है, नीट डायरेक्टली पूछ लेता है, तो ये आपको आना चाहिए। अगर आप जेईई या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये फॉर श्योर है कि आपको आना चाहिए। इवन बोर्ड के एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। ठीक है यार, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर करो कि एक्स, वाई एंड जेड में हमें रिलेशनशिप बताना है। ठीक है यार, अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और दूसरा नोट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। नोट 2 क्या कहता है? मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट लेस इन रेजोनेंस हाइब्रिड। यही बात अभी हम बता रहे थे कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, उसमें जो मोर स्टेबल है, अगर हम ये बोलते हैं कि ये बंदा मोर स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? कि ये बंदा 90% ऑफ जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी रेजोनेटिंग हाइब्रिड की, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल की जो 90% प्रॉपर्टीज होगी, वो कौन दिखाएगा? ये दिखाएगा। और ओनली 10% प्रॉपर्टीज ये दिखाएगा। क्योंकि ये 10% ही प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, वो कहीं न कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके? एक्चुअल मॉलिक्यूल के। और एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या होता है? वो हाइब्रिड होता है, एक्चुअल मॉलिक्यूल के सिमिलर है। यही चीज़ हम बात कर रहे थे किसमें? अभी थोड़े देर पहले, जो हाइब्रिड होता है, वो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है। और क्योंकि 90% प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ये शो करेगा। ज़्यादा स्टेबल का मतलब यही होता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ये शो करेगा। और सबसे ज़्यादा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, इसका मतलब है कि ये मोर और लेस हम इसको बोल सकते हैं कि तुम ही एक्चुअल मॉलिक्यूल हो। बट हम जानते हैं कि नहीं, अगर ये इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल होंगे, और वो भी कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करेगा एक्चुअल मॉलिक्यूल के ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ में, ओवरऑल बिहेवियर में। लेकिन इस बंदे के पास, क्योंकि इस बंदे के पास ये जो है ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये मैक्सिमम जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगे मॉलिक्यूल के, वो यही बंदा शो कर रहा होगा। एंड सिंस यही बंदा मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है मॉलिक्यूल का, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि कहीं न कहीं बेसिक रूप से ये जो है वही मॉलिक्यूल को रेप्लिकेट कर रहा है, दिखा रहा है। तो यही बात बोली गई कि जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अब बात आती है कि मैं कैसे जान आपको कैसे मालूम कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है? तो यार इसके लिए ना मैंने लास्ट के लेक्चर्स में, लास्ट के 10 लेक्चर्स में 10 अलग-अलग तरह से क्वेश्चन्स किए हैं, और 10 डिफरेंट क्वेश्चन्स में हमने ये सिखाया है कि कैसे कंपेयर किया जाता है। हमने एक ट्रिक भी बताया, एक रूल भी बताया, उस रूल की मदद से हम देख सकते हैं कि कैसे हम इसको कंपेयर करते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन कौन कम स्टेबल। अगर आपको ये चीज़ नहीं आता, तो आई विल रिकमेंड कि थोड़ा पीछे जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दे रहा हूँ, उस पे जाओ, वहाँ पे देखो, 5, 7, 10 लेक्चर पीछे जाओ, वहाँ से देखना शुरू करो। क्वेश्चंस जो भी मैं कर रहा हूँ ट्राई, देखो, सीखो कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ किसी क्वेश्चन को लेके। अब मैं अपना अप्रोच सिखा रहा हूँ, ओवर ओवर लास्ट के जो भी हमने लेक्चर्स किया, जहाँ पे हमने क्वेश्चन सिखाया, तो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ कोई क्वेश्चन को, वो मैं सिखा रहा हूँ। और हमारा टारगेट भी वही है इस चैनल में, कि मैं अपना अप्रोच सिखाऊँ, कैसे मैं अप्रोच करता हूँ किसी क्वेश्चन को, और वो चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है यार? अगला नोट पॉइंट देखते हैं अपन। अगला नोट पॉइंट कहता है द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी एक टर्म होता है जो कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर, इन द डेफिनेशन की रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन बता दो, या एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और जो हाइब्रिड है, क्या उसके बीच का डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं? ट्रू और फॉल्स, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है? तो हम क्या करते हैं ना,
हम बेसिक रूप से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या है कि हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू करेंगे। तो हमारे पास 2 ए 2 कम 1 कंपाउंड है, इसका रेज़ोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। तो हम देखोगे तो ये रेज़ोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 है और ये 2 है। अगेन ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कैसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब सेकंड वाला इज़ मोर स्टेबल देन फर्स्ट वाला, ये कैसे मालूम? अगेन पीछे के लेक्चर्स में जाओ, देखो, सीखो। अभी के लिए हमें हमारा टारगेट है इसको समझना। तो हम ये मान लेते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है और फिर हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। कम स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है यार? या ज़्यादा स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? कम स्टेबल का मतलब होता है कि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक बंदा है जो ऐसे सो रहा है, बेड के ऊपर सो रहा है, और एक बंदा है जो दौड़ रहा है, सड़क के ऊपर दौड़ रहा है। तो किसमें ज़्यादा एनर्जी होगा? किसमें ज़्यादा एनर्जी होगा? तो ऑफ़ कोर्स बोलोगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी मुझे दिख रहा है, और इसमें ये तो सोया हुआ है, इसमें काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है ही नहीं। ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ा बहुत पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशन के कारण जो पोटेंशियल लग रहा होगा, लेकिन वो पोटेंशियल इस पे भी होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो हम बोलेंगे जिसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी। लेकिन अनस्टेबल कौन है? किसका ये है कि गिरने का चांस किसका है? ये तो सो रहा है चुपचाप, मान लो कि नीचे ऐसे धरती पे सो रहा है, बेड पे नहीं सो रहा है, तो गिरने का भी चांस इसका नहीं है। लेकिन ये बंदा अगर दौड़ रहा है, इसका गिरने का चांस जो है वो ज़्यादा है, मतलब अनस्टेबल ये बंदा है। तो जो बंदा ज़्यादा अनस्टेबल होता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा हाई होती है। इन अदर टर्म्स, जिसकी एनर्जी जितना हाई होगा, वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। इसको हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी हाई होती है। तो भाई ये अनस्टेबल है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। तो हम एनर्जी को ऊपर में रख लेते हैं कि तुम्हारी एनर्जी यहाँ पे है, इस वाली की एनर्जी। इसकी एनर्जी इससे कम होगी, तो हम बोलेंगे तुम्हारी एनर्जी मान लो यहाँ पे आ जा रहा है। और ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड का एनर्जी हमेशा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी एनर्जी से कम होता है। ध्यान रखना, हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है ना, उससे कम होता है। तो हम बोलेंगे हाइब्रिड की एनर्जी जो है वो यहाँ पे आ गई, राइट? तो हम तीनों की एनर्जी दिखा दी है, और समझ में हमें आ रहा है कि कैसे इसकी एनर्जी इतनी ऊपर है, इसकी एनर्जी यहाँ है और इसकी एनर्जी यहाँ है। क्योंकि ये जो बंदा है वो ज़्यादा ज़्यादा अनस्टेबल है, और जो अनस्टेबल होता है, मैंने इसका एग्ज़ाम्पल दिया ना यार, जो अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये बोल रहा है, ये नोट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन है यहाँ पे इन दोनों में से? ये बंदा मोस्ट स्टेबल है। अगर मोर देन 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, मान लो कि 5 ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है किसी मॉलिक्यूल के, उसमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी होगा, इसी को हम बोलते हैं, ये जो डिफरेंस है, ये जो एनर्जी है, ये जो डेल्टा है, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब बात ये आती है कि ये जो रेजोनेंस एनर्जी है ना, ये जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा अधिक होगी। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। मान लेते हैं कि वो यहाँ पे वो लाई कर रहा होगा। तो अब क्या होगा कि हाइब्रिड और इसके बीच की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एज इंक्रीजेस रेजोनेंस एनर्जी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है। तो अगर हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल के बीच की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और अगर रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे ना कि एक्चुअल मॉलिक्यूल तो बहुत नीचे है, बहुत अच्छे स्टेबिलिटी पोजीशन पे है। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो इस पोजीशन में ऐसे रह रहा है, बाकी हाइब्रिड जो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो तो बहुत अनस्टेबल है, बहुत ऊपर चल रहे हैं। तो एक्चुअली मॉलिक्यूल कैसे रह रहा है? ऐसे रह रहा है। और और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका हम बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो एनर्जी है, वो ऊपर आ रहा है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि एक्चुअल मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा ऐसे रह रहा है, तो वहाँ से एक्चुअल मॉलिक्यूल को चेंज होने में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले फॉर्म में चेंज होने में बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जो हमारा हाइब्रिड है, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, वो सेफ है, सुरक्षित है, बैठा हुआ है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर ये डिफरेंस कम हुआ, मान लेते हैं यहीं तक ये डिफरेंस हुआ, तो ये डिफरेंस अगर कम हुआ ना, तो ये तुरंत उड़ के यहाँ चला जाएगा। थोड़ी-सी एनर्जी किसी से मिलेगी, कोई आया बोला कि अरे मेरे पास तो एनर्जी है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम जल्दी से अपना स्टेट चेंज करके ऐसा बन जाओ, और फिर हम रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन कोई बंदा ऐसे आया और बोला कि ठीक है, मेरे पास एनर्जी, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये बोलेगा मेरे को इतना एनर्जी चाहिए। ये क्या बोलेगा? मेरे को इतना एनर्जी चाहिए, तभी मैं तुमसे रिएक्ट कर पाऊँगा, तभी मैं फॉर्म चेंज कर पाऊँगा, तभी तभी मैं इस तरीके से कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव में चेंज हो पाऊँगा, इतना एनर्जी चाहिए। तो वो बोलेगा यार मेरे पास इतना एनर्जी तो है नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब तुम बोलेगा ठीक है, फिर तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। तो वही बात यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, जितना ज़्यादा ये डिफरेंस हो जाएगा किसके बीच? हाइब्रिड के बीच और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उतना सेफ होगा कौन? हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि कोई आएगा अटैक करने के लिए, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल मॉलिक्यूल। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो उतना सेफ होगा, कोई अटैक नहीं कर पाएगा उसपे, वो चेंज ही नहीं करेगा, उतना एनर्जी कोई दे ही नहीं पाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक इम्पोर्टेंट बात होता है।
और कई बार इस वाले कंसेप्ट से भी पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन-सा हाइब्रिड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कुछ एनर्जीज़ दे दिया गया और कुछ भी इस तरीके से घुमा-फिरा के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछे भी हैं नीट और जेईई के अंदर। तो आई होप कि ये जो तीनों प्रॉपर्टी है, तीनों नोट पॉइंट है वो आपको समझ में आया होगा। अ और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छा लग रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को लाइक करो यार। और सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि जाके अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो, उन्हें भी सीखने को मिले क्वेश्चन के थ्रू जो मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ठीक